हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों का आज टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट की ये 5वीं क्लास है। 4 क्लासों में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट टेस्ट से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस किया है और उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट की अगर बात आती है तो जैसे ही हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की, तो अल्फ़ाबेट जो है आपका A to Z, ठीक है ना। तो जो भी आपके क्वेश्चन अल्फ़ाबेट टेस्ट में बनते हैं वो आपके वर्णमाला पर आधारित होते हैं, अर्थात A to Z पर आधारित होते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने उन 4 क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उन चारों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार आप जरूर पढ़ लें, ताकि अल्फ़ाबेट टेस्ट को लोगे जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आज भी मैं आपके लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट को आज भी हम रिवाइज करेंगे, ताकि वो जो भी कॉन्सेप्ट है एकदम आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए, दिमाग में एकदम से आपके स्टोर हो जाए, कभी भी आपको नहीं भूलें। अगर ये 4 से 5 क्लासें जो भी हैं, अगर उनको आपने पढ़ लिया एक बार सही से, तो आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उनमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया है। जो हमेशा मेरा तरीका रहता है कि पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही हमको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में भी आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। आज की क्लास ही बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लेटर्स हाउ मैनी ओज आर फॉलोड बाई क्यूज बट नॉट प्रीसीडेड बाई डीज। निम्नलिखित अक्षरों की सूची में कितने ओ के बाद क्यू है लेकिन पहले डी नहीं है। अब देखिए, ये आपको पूरी एक सीरीज दी गई है जिसमें डी, ओ, क्यू और बाकी अल्फाबेट का यूज किया गया है। आपको जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डी को बताना कितने डी ऐसे हैं इसमें। जैसे कि क्या कह रहा है कि अक्षरों के कितने ओ, अच्छा ओ की बात करनी है, डी की बात नहीं करनी, कितने ओ के बाद। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहां पे जो कंडीशन वहां पर दी गई है उसके अकॉर्डिंग ओ को बना लो। ओ के बाद क्यू है लेकिन पहले डी नहीं है, तो आपको यहां पर बीच में चाहिए ओ, ठीक है ना। ओ के बाद डी तो होना चाहिए, ओ के बाद डी नहीं, ओ के बाद क्यू तो होना चाहिए, क्यू तो होना चाहिए, लेकिन ओ के पहले डी नहीं होना चाहिए। ओ के बाद ऐसे कितने ओ हैं, ठीक है ना। हाउ मैनी ओज आर फॉलोड बाई क्यूज बट नॉट प्रीसीडेड बाई डीज, ठीक है। तो ये कंडीशन में आपको ओ चाहिए। अब जो ये सीरीज दी गई इसमें आपको देखना है, तो आपको वहां पर पहुंचना है जहां पर ओ दिया गया हो। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा यहां पर ओ दिया गया है, क्या ये ओ हो सकता है? आपने कहा नहीं, क्योंकि बाद में क्यू तो है, बाद में क्यू तो है लेकिन पहले डी है, इसलिए ये ओ नहीं होगा। क्योंकि बाद में क्यू तो होना चाहिए लेकिन पहले डी नहीं होना चाहिए, पहले डी नहीं होना चाहिए, तो ये तो आपका ओ नहीं होगा। सेकंड पे आ जाओ, क्या ये हो सकता है? तो आपने कहा बाद में इसके जो है क्यू नहीं है, तो ये भी आपका डी नहीं, ओ नहीं हो सकता। क्या ये ओ हो सकता है? ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो है बाद में आपका जो है क्यू नहीं है। क्या ये ओ हो सकता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि बाद में यहाँ क्यू नहीं है। क्या ये ओ हो सकता है? तो आपने कहा ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाद में क्यू तो है, बाद में क्यू तो है लेकिन पहले डी है, बाद में क्यू तो है लेकिन पहले क्या है? डी है, जबकि पहले डी नहीं होना चाहिए। और देखो ओ कहां है, डायरेक्ट आप ओ पर पहुंचेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीरीज में, आपसे जो अल्फाबेट पूछा जाएगा आप उसी अल्फाबेट के पास पहुंचिए। अब जरा आगे देखिए ओ कहां है, आपने कहा ओ यहां पर, देखिए ये ओ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पूरी सीरीज को देखें तो ओ के पहले आपका पी है, ओ के बाद में क्यू है, ओ के पहले पी है, ओ के बाद में क्यू है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? पी ओ एंड क्यू। देखो
बाद में आपका क्यू है लेकिन पहले डी नहीं है, तो ये आपका डी के अलावा कोई अल्फाबेट हो सकता है लेकिन डी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक वो हो गया। अगला जरा देखिए, आपने कहा ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बाद में क्यू तो है लेकिन पहले डी है। फिर आगे देखिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दूसरी बात अब जरा एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या ये ओ हो सकता है क्या ये ओ हो सकता है क्या? आपने कहा कि ये ओ आपका जो है, देखो बाद में क्यू है, बाद में आपका क्या है, क्यू है, पहले आपका डी तो नहीं है भाई, डी नहीं पहले होना चाहिए, क्यू तो हो सकता है ना भाई, क्यू तो यहां पर, चूंकि यहां पे क्या कर रहा है कि बाद में क्यू हो लेकिन पहले डी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो, आपका बाद में आपका क्यू होना चाहिए कि पहले आपका डी नहीं होना चाहिए। तो एक आपका ये क्यू हो गया, क्या हो जाएगा आपका क्यू, और यहां पे ओ और क्यू, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे जरा देखिए, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं, क्योंकि बाद में क्यू तो है लेकिन पहले डी नहीं है। फिर आगे देखिए, क्या ये आपका ओ हो सकता है, आपने कहा नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में क्यू तो है लेकिन पहले डी है। अब देखो तो कितने आपके हो गए, दो हो गए, एक आपका पी ओ क्यू, एक आपका क्यू ओ क्यू, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दो आपके ओ ऐसे हैं जिनके बाद में क्यू तो है लेकिन पहले आपका डी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो जो सीरीज दी गई इसी पर बेस्ड आते हैं, आपको उसी सीरीज से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक बहुत आसान होता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आपका अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना। जो सीरीज आपको दी जाती है आपको उसी सीरीज पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी अल्फाबेट को हम कैसे लिख सकते हैं, किसने अगर अल्फाबेट को लिखने की बात आती है तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और जब आपकी अल्फाबेट को लिखा जाता है तो उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने उन चारों क्लासों में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज उन्हीं चारों क्लासों में सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, जो हमने वहां पर पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इफ z इक्वल टू 26, NET इक्वल टू 39, देन NUT इक्वल टू व्हाट? 50, 53, 55, 56। अब देखिए, जब आपको जो है हम लोगों ने अल्फाबेट की शुरुआत की थी, तो अल्फाबेट की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अल्फाबेट के कोड को आसानी से याद कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया था, एक आसान सा मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। उस शॉर्टकट का जो शॉर्टकट फार्मूला था उसका नाम है सिफ्लोरॉक्स, CFILORUX, ठीक है ना। जो 3-3 के अंतराल पे आपको जो है अल्फाबेट यहां पर लिए गए हैं, जैसे C का कोड कितना हो जाएगा आपका 3, F6, I9, L12, O15, R18, U21, X24। चूंकि देखो ये क्वेश्चन को जो सॉल्व करना में दिया Z26, ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम अल्फाबेट के पोजीशन की बात करते हैं तो अल्फाबेट की स्टार्टिंग कहां से होती है, ए से होती है, ए की पोजीशन 1 होती है और जेड पे आपका अल्फाबेट खत्म हो जाता है और जेड की पोजीशन 26 होती है। तो हमको यहां पर सारे अल्फाबेट के कोड अब लर्न करने होंगे, ठीक है ना। जो उसके बीच में से एन आता है, क्यू आता है, पी आता है, पूरे 26 लेटर आते हैं। तो सीक्वेंस में तो आप सबको याद है भाई, अगर सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस में आप सबको मालूम है कि भाई P16 पे आएगा, नहीं पता है तो आप काउंट कर लेंगे। लेकिन अब आपको अगर डायरेक्ट याद होगा तो इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम नहीं लगेगा भाई। यहां पर यह है कि हमने अल्फाबेट को लिख लिया और सबके कोड हमने वहां पे लिख दिए, पोजीशन लिख दी, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन दिक्कत इस बात पे कि उसमें टाइम लगने वाला है। अगर हमको पोजीशन पहले से याद है या सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से हम तुरंत पोजीशन निकाल लेते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में हमको 20 से 25 सेकंड से ऊपर नहीं लगने वाला, ठीक है ना। इसलिए अल्फाबेट की पोजीशन याद करना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे यहां पे दिया जेड का 26, सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप कैसे याद करेंगे? तो देखो, सी और एफ के बीच में कौन कौन सा अल्फाबेट छूटा है आपका, डी और ई, एफ और आई के बीच में जी और एच,
आई और एल के बीच में जे और के, यल और ओ के बीच में आपका एम और एन, ओ और आर के बीच में आपका पी और क्यू, आर यू के बीच में एस एंड टी, यू और एक्स के बीच में आपका वी और डब्ल्यू, लास्ट में आपका वाई जेड हो गया, शुरुआत में आपका ए बी हो गया। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आपने सारे अल्फाबेट्स के कोड निकाल लिए। तो सिफ्लोरॉक्स एक आपका ऐसा फार्मूला है जिसके द्वारा आप हर एक अल्फाबेट के पोजीशन को निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया, इफ z इक्वल टू 26, तो जब यहां पे दिया कि z इक्वल टू 26 तो a इक्वल टू आप 1 ही लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे दिया है NET इक्वल टू 39, दिया है NET इक्वल टू 39, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये अल्फाबेट दिए हैं इनकी पोजीशन को ऐड करके देखते हैं क्या 39 आ रहा है क्या। अगर इनकी पोजीशन को ऐड करने पे 39 आएगा तो वही सेम तरीका हम NUT में लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आपके n का जो है n की पोजीशन होती है आपकी 14, e की पोजीशन होती है 5 और t की पोजीशन होती है 20। तो जरा इनको ऐड करिए, 14 प्लस 5 प्लस 20, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। देखो भाई 14 प्लस 5 19 और 20 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। तो इन जो अल्फाबेट है इनकी पोजीशन को ऐड करने पे आपका 39 आ रहा है। तो सेम यही मेथड आप NUT में लगा दीजिए। तो आपने जब यहां पे लगाया तो NUT, तो NUT में n की पोजीशन कितनी होती है 14, u की 21 और t की पोजीशन 20, तो 14 प्लस 21 प्लस 20, देखिए 14 और 21 कितना हो गया 35, 14 और 21 कितना हो गया 35, 35 को 20 में ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 55, कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो 55 आपका सही आंसर होगा। 55 देखिए ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल दिया गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इफ नेट इक्वल टू 39 तो नेट इक्वल टू कितना जाएगा आपका 55। तो अल्फाबेट के यदि कोड याद हैं, देखिए इतनी आसानी से और कितनी जल्दी आपका आंसर आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अल्फाबेट के कोड अगर आपको नहीं लर्न है तो उनको याद कर लीजिए। जो लोग मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने शुरुआत से पढ़ा है अल्फाबेट को, उनको सारे कोड याद हो गए, क्योंकि जितनी बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जितनी बार हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, हर बार मैंने आपको अल्फाबेट के कोड बताए हैं। इसलिए अगर आपको आते भी हैं तो भी आप जब क्वेश्चन करो तो आप वहां पर लिखिए, ताकि आपका जब बार बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, एक लाइन याद रखे रहिए कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो जब बार बार किसी चीज का अभ्यास किया जाएगा तो क्या वो चीज हमें भूलेगी क्या? आप कहेंगे नहीं भूलेगी। तो जब नहीं भूलेगी तो हमें याद हो जाएगी। और जब कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको ये कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, ये कैसे आएगा, तो उसको याद करने का, उसको लगाने का एक ही तरीका होता है। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप वो जो है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा आप उसको। लेकिन आप लोग करते क्या हैं कि एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन लगाएगा, सरल सा है, हाँ ठीक है मुझसे बन जाएगा। फिर आपने क्या कर दिया, चलो ठीक है अब ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाने की जरूरत है मुझे, ऐसे कभी भी मिलेंगे तो मैं कर लूंगा, लेकिन फिर भी उसका रिवीजन करिए बार बार। वो बात ठीक है, आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन आपको और भी परफेक्ट बना देगा, कभी नहीं भूलेगा। भाई देखो रिवीजन में ये होता है कि जो आपका बेस्ट है वो और भी बेस्ट हो जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा। जो गुड है वो बेस्ट बनाने की कोशिश कर लीजिए। और जब ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी तो कोई भी आपको एग्जाम में कभी फेल नहीं कर सकता। भाई आप कैसे फेल, आपको हर चीज आ रही है, आपने बहुत अच्छा किया तो कैसे फेल होंगे? लेकिन ये चीज एक दिन में नहीं होती, आपको तैयारी के लिए कम से कम 1 ईयर अपने आप को देना पड़ता है। 1 साल सही से तैयारी कर लीजिए।
जिसमें आपका पूरा सिलेबस क्लियर कवर हो जाता है और एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखिए कैसे नहीं एग्जाम निकलता। 100% आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अपना भी तो आप योगदान वहां पर दीजिए। अगर हम अपना योगदान नहीं दे रहे और हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कैसे, जब मैंने उतना किया ही नहीं, जब मैंने उतना काम ही नहीं किया। भाई जैसे एक मजदूरी करने जाता है, अगर वो मजदूरी नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो क्या उसको दिहाड़ी मिलेगी क्या? सॉरी, कैसे मिलेगी? भाई आपने तो उसको दिहाड़ी पे बुलाया है ना, तो अगर दिहाड़ी वो नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो आप उसको दिहाड़ी देंगे? नहीं देंगे। तो वही चीज पढ़ाई पे भी है कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की, अगर हमने उसको समय नहीं दिया, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको हमने समय नहीं दिया कभी, तो क्या हम उस सब्जेक्ट से उम्मीद कर सकते हैं कि वो सब्जेक्ट हमें आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए जो है पहले उस सब्जेक्ट को पूरा टाइम दीजिए, उसको पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, बार बार उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए। देखिए कैसे नहीं वो सब्जेक्ट आपका क्लियर होता है, कैसे नहीं वो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में बात लागू होती है। और इसीलिए मैंने एक यहां पर जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एक टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएं। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने ये सारी क्लासों को सही तरीके से पढ़ लिया तो रीजनिंग आप विदाउट पेन जो है सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन। केवल दिमाग में सोचने की बात आएगी। आप कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे कि हाँ यहां पर ये है, तुरंत आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ यहां पर ये हमें लगाना है। लेकिन एक बार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे हम शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं? भाई रीजनिंग में कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं बता दूं कि हाँ इसको ऐसे कर दो तो हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिक आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उन चीजों को रिवाइज करिए, पहले सही से सारी क्लासों को पढ़ लीजिए, सही से हर टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, फिर देखिए कैसे नहीं आपसे रीजनिंग बनती है। आप रीजनिंग के एक क्वेश्चन को उड़ा देंगे, मेरा वादा है आपसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? ईच ऑफ द वॉवेल इन द वर्ड मैग्नीफाई is replaced by number 2 and each consonant is replaced by a number which is the serial number of that consonant in the word, that is m by 1, g by 3 and so on. What is the total of all the numbers once the replacement is completed? शब्द मैग्नीफाई के प्रत्येक स्वर को संख्या 2 से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को एक संख्या से बदल दिया जाता है, जो शब्द में उस व्यंजन की क्रम संख्या होती है। शब्द में देखा, इस बात को ध्यान, जो शब्द में उस व्यंजन की क्रम संख्या होती है उससे बदला जाता है, ठीक है ना। अर्थात जैसे m से 1, g 3 और इसी तरह एक बार प्रतिस्थापन पूरा हो जाने पर सभी संख्याओं का योग क्या है। अब आपको बताना है कि a b c d e में कौन सा आपका सही है। तो सबसे पहले तो देखो क्या वर्ड दिया गया आपका, मैग्नीफाई। आपका दिया गया है MAGNIFY, ठीक है ना, NIF एंड Y। अब देखिए यहां पर यह दिया गया है कि मैग्नीफाई इज रिप्लेस्ड बाय नंबर 2। ईच ऑफ द वॉवेल्स इन द वर्ड मैग्नीफाई इज रिप्लेस्ड बाय नंबर 2। तो जितने यहां पे स्वर हैं उनको किससे बदल देना है? आपका 2 से बदल देना है। तो आपने कहा कि इसमें जो है 2 आपके वॉवेल है, एक तो आपका क्या है, ए है, तो ए की जगह हमने 2 रख दिया, और एक आपका वॉवेल आई है तो आई की जगह हमने 2 रख दिया। अब देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसा कह रहा है, जैसी चीजें उसमें बताई जा रही हैं वैसा आप कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो वॉवेल है उसको 2 से रिप्लेस कर दीजिए, आपने रिप्लेस कर दिया। इसके बावजूद जो आपका कंसोनेंट है उसकी क्रम संख्या से उसको रिप्लेस करिए। जैसे एम का यहां पे कितना लिया गया, 1, एम आया आपका 1 पे। अब ये 2 तो ये आएगा आपका 3 पे, ठीक है ना। ये आएगा आपका 4 पे, ये 5 तो ये आएगा आपका 6 पे, और y आएगा आपका 7 पे। y कितने नंबर पे आएगा? 7 नंबर पे। भाई क्रम संख्या तो यही होगी ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, तो वावेल को आपको टू से रिप्लेस करना था, बाकी जो कंसोनेंट हैं, जो आपके व्यंजन हैं, उनको उनकी क्रम संख्या से रिप्लेस करना था। और रिप्लेस करने के बाद जो नंबर आए हैं इनका आपको टोटल बताना है, कितना आएगा, इनका टोटल सम कितना आएगा। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 6 + 7, जरा ऐड करके कितना आएगा, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। इनका टोटल सम 25 होगा, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए इससे आसान चीजें हो सकती हैं क्या? तो अल्फाबेट बहुत आसान टॉपिक होता है। जैसा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अल्फाबेट टेस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इफ द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द मल्टीपल्स ऑफ 5 इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड रिप्लेस्ड बाय सिंबल and that of multiples of 7 by digits, how many letters will be left? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 के गुणजों के संगत पदों को प्रतीकों से और 7 के गुणजों के अंकों को अंकों से बदल दिया जाए तो कितने अक्षर बचे रहेंगे? ठीक है, 15, 17, 18, 21 की नन ऑफ दीज। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो A to Z होती है। अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से कहाँ तक होती है? A to Z, A B C D E F G H I J, फिर आपका आएगा K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये तो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई, इंग्लिश अल्फाबेट हो गई। अब इसमें अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, देखो तो आपका A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R आपका 18 S19 T20 U21 V22 W23 ओके X24 Y25 एंड Z26। ये आपके जो है अल्फाबेट की पोजीशन है, 1 से स्टार्ट हुई और Z पे आपका 26 पे खत्म हो गई। अब जरा यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, जो 5 के गुणज हैं, जो 5 के मल्टीपल्स हैं, उनको किससे रिप्लेस कर दीजिए? सिंबल से रिप्लेस कर दीजिए। जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनको सिंबल से रिप्लेस कर दीजिए, और जो आपके 7 के मल्टीपल्स हैं उनको नंबर से रिप्लेस कर दीजिए। और इसके बाद जो बचेगा वो आपको बताएं कितने अल्फाबेट के बाद आपके बचे रह जाएंगे। तो देखिए 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 5 के मल्टीपल्स, अगर हम बात करें 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 5 के जो आपके जो हैं, जो आपके 5 के मल्टीपल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन सा आएगा? देखो 5 के मल्टीपल्स में कौन कौन है आपका? तो आपने कहा 5 है, 5 के मल्टीपल्स में कौन कौन है? तो 5 है, ठीक है ना। फिर आपका क्या आएगा? 5 2 जा 10, सॉरी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ओके, अब अगर हम अल्फाबेट की बात कर लें इन्हीं में से, देखो तो 5 किसका आएगा? तो आपने कहा ई का, इसके बाद 10 किसका आएगा? तो आपका जे का, 15 किसका आएगा? तो ओ का, 20 किसका आएगा? तो आपके टी का, और 25 किसका आएगा? तो वाई का। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें 7 के मल्टीपल्स की,
अगर हम बात करें 7 के मल्टीपल्स, 7 के मल्टीपल्स, 7 के मल्टीपल्स की, तो 7 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे? तो आपने कहा 7 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? तो आपने कहा 7 होगा, इसके बाद 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 होगा नहीं, क्योंकि 28 आपके अल्फ़ाबेट होते नहीं, 26 पे बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपने कहा 7 पे आपका G हो जाएगा, ओके, 14 पे आपका N हो जाएगा और 21 पे आपका U हो जाएगा। तो कितने अल्फ़ाबेट हो गए? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट हो गए। 8 अल्फ़ाबेट हो गए। कौन कौन से? जरा उनको यहां से क्रॉस लगा दीजिए। तो आपने कहा यहां पे कौन सा है आपका E, ठीक है ना, फिर आपका J, फिर आपका 15, फिर आपका 20, फिर आपका 25, फिर यहाँ पे बात करें तो 7 और 14 और आपका 21। कितने बच गए? जरा काउंट कर लीजिए। तो आपके 18 बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना, 18 आपके बचेंगे, क्योंकि टोटल आपके जो हैं, टोटल है आपके 26 में से 8 को हमने क्या कर दिया? तो 8 को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, जिसमें से आपके 5 रिप्लेस हो गए सिंबल से। कौन कौन से? E, J, O, T और Y, और बाकी जो आपके 3 बचे G, N, U, ये रिप्लेस कर दिया हमने जो है किससे? नंबर से। तो कितने बचे आपके? अब बचे आपके 18 अल्फ़ाबेट। 18 अल्फ़ाबेट अभी भी बचे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि रिप्लेस करने का कितने अक्षर अभी बचे रहेंगे, तो 18 अल्फ़ाबेट अभी भी बचे रहेंगे, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है ये इस सीरीज पे डिपेंड है, जो आपको ऊपर सीरीज दी गई है, ठीक है ना। जो भी ये क्वेश्चन आपका है तो सीरीज पे जो आपको MKKIDNETT QOBFHAAGTU और UXWLSRI जो ये सीरीज दी गई है, इसी सीरीज पर डिपेंड है। तो पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि ईच ऑफ दीज लेटर्स गेट ए न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। इस बात को अच्छे से, वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट, ओके, सच एज 1 फॉर M। अब देखो 1 फॉर M, तो M तो आपका शुरुआत में आया, इसलिए M की पोजीशन 1 हो गई। फिर क्या दिया है कि 2 फॉर K, 4 फॉर I एंड सो ऑन। इनमें से प्रत्येक अक्षर को उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर एक संख्यात्मक मान मिलता है, जैसे M के लिए 1, K के लिए 2, I के लिए 4 और इसी तरह। तो अब इसी एबव ये जो अरेंजमेंट दिया गया है, इसी अरेंजमेंट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स ARM, ठीक है ना। ARM अक्षरों के समूह के मानों का योग कितना है? 32 है, 33 है, 34 है, 35 है कि नन ऑफ दीज है। तो अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे जो ये अल्फाबेट की सीरीज दी गई है, इनके हम पहले मानों को क्लियर कर लें कि किसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहला काम आप यहां पे कर लीजिए, इसकी एक अलग से जो है टेबल बना लीजिए। टेबल मीन्स ये कि इनकी जो है इनके नंबर को क्लियर कर लीजिए। जैसे सबसे पहले आपका यम है, M के बाद फिर क्या है आपका जो है K, फिर K है, फिर है आपका I, फिर आपका D, फिर है आपका N, फिर है आपका E, ठीक है ना, फिर है आपका T, फिर है आपका T, ठीक है, T के बाद फिर है आपका Q, फिर O, फिर है आपका B, फिर है आपका जो है F, फिर आपका आएगा H, फिर आएगा A, फिर है A, फिर है GTU, GTU, फिर है GTU हो गया, फिर है U, फिर है X, फिर है W, फिर है आपका L, फिर है S,
और फिर है R और फिर है I। तो ये तो है आपके अल्फ़ाबेट, इनको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं ताकि नंबर लिखने में आसानी रहे। कहाँ तक हो गया था? L तक, SRI, SRI। तो देखो क्या कह रहा है कि जो इनको मान देना है उनके क्रम के आधार पे, ठीक है ना, कि ए न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जरा देखिए, जैसे ए को क्या, m को क्या दिया गया है? 1, m को दिया गया है 1, ठीक है, m को आपको दिया गया है 1। तो फिर इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं, इसकी वैल्यू को हम ऊपर लिख लेते हैं इस प्रकार से, m1 k2। अब देखो फिर से k है, k का 2 हो गया तो फिर से k, दोबारा k को आप वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि एक बार k को मिल गई वैल्यू 2। फिर आपका i का क्या आ जाएगा? तो 1 2 3 4 आएगा, फिर d का 5, n का आपका कितना हो जाएगा? तो 6, ये 7, ये 8 के बाद ये 9, तो आपका ये हो जाएगा 10, ये 11, ये 12, फिर 13, 14, 15। ओ का आपका ए का हो गया 15, क्लियर है? ए का कितना आपका 15, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये है आपका 18। टी पहले तो नहीं आया ना, टी पहले आ चुका है, टी पहले आ चुका तो इसको आप यहाँ पे नहीं देना, लेकिन ये 18 पे आएगा। ये आपका 19, ये 20, 21, 22, 23, फिर आपका जो है 24, फिर 25, और आई पहले आ चुका है, देखो ऊपर कहीं 4 नंबर पे। तो जिस सीक्वेंस पे ये रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन को आपको जो है वहां पे क्या करना था? वहां पे लिखना है, ठीक है ना। अब एक अल्फाबेट जो 2 बार है उसको 2 बार नंबरिंग नहीं करनी, उसके एक ही बार करनी है, लेकिन उसको काउंट वहां पर करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ए 2 बार तो 15, 16, लेकिन ए की वैल्यू जब लेंगे तो हम 15 लेंगे, 16 नहीं लेंगे, ठीक है ना। आपका जो है जी कहां पे रखा है? 17th नंबर पे रखा है, ठीक है, 17th नंबर पे रखा है। तो जो अल्फाबेट 2 बार रिपीट हुआ है उसकी वैल्यू को हमने एक ही बार लिया, चाहे वो जहां पर लिखा हो, लेकिन जो उसके नेक्स्ट अल्फाबेट लिखा है उसकी वैल्यू जो है हमने उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ली है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स ए आर एम। तो सबसे पहले आपने क्या किया? ए आर एम का जो है कितना, यहाँ पे कोड कितना है आपको पूछा गया कि ए आर एम की जो है क्या बता दीजिए, इनके पोजीशन का टोटल सम बताइए। तो आपने कहा ए का पोजीशन कितना है, ए का कोड कितना है? देखो 15, तो आपने ले लिया ए का 15 प्लस आर का कितना है? तो आर देखो कहां पे आया है, आर आपका ये है, तो इसका है 25 प्लस एम, एम का कितना है आपका 1, एम का है आपका 1, तो 25 और 15 कितना हो गया आपका 40, 25 और 15 कितना हो गया आपका 40, 40 और 1 कितना हो गया 41, तो ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। तो ए आर एम अक्षरों के समूह का जो टोटल योग है वो आपका 41 है, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 41 आपका ए बी सी डी कहीं में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो समझ में आया किस प्रकार से हम जो है सीरीज पर जो कह रहा है, सीरीज पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, पहले हमने उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे उनको नंबर दे दिया, जो सीरीज में कहा गया कि यहां पर जो है 1 किसके लिए है, m के लिए है, फिर देखो आगे क्या दिया 2 फॉर k एंड 4 फॉर i। अगर 2 को 2 बार कंसीडर नहीं किया जाता तो i आपका तीसरे नंबर पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई। देखो अगर 2 को k को हम 2 बार कंसीडर नहीं करते तो आपका i 3rd नंबर पे आना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि i जो है 4th नंबर पे है। तो जब i 4th नंबर पे है तो इसलिए जो है k के सीक्वेंस को हमने 2 बार लिया, 1 2 3 4, क्लियर है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 41, ए आर एम के अक्षरों का समूह के मानों का जो योग है वो 41 है, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी जो है आपके सीरीज पर बेस्ड है। क्वेश्चन आपका उसी सीरीज पर है
कि ईच ऑफ दीज लेटर गेट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट सच एज 1 फॉर m, 2 फॉर k, 4 फॉर i एंड सो ऑन। इनमें से प्रत्येक अक्षर को उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर एक संख्यात्मक मान मिलता है, जैसे m के लिए 1, k के लिए 2 और i के लिए 4, इसी तरह। तो द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसोनेंट्स व्हेन एडेड टू दैट ऑफ द वोवेल फॉलोइंग इमीडिएटली अमाउंट्स टू 11। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का मान तत्काल आने वाले स्वर में जोड़ने पर 11 हो जाता है? यच का, के का, एन का, आर का, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जरा देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो हमारा अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा दिया गया है। यहाँ पे एम, फिर है आपका के, फिर के, फिर आई, फिर डी, फिर एन, ई, टी एंड टी, फिर है क्यू, ओ, बी, एफ, एच, ए, जी टी, यू, एक्स, डब्ल्यू, एल, एस, आर एंड आई। ओके, अगर हम इनके पोजीशन की बात करते हैं तो देखो M1, K2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, नहीं 18 नहीं है, वो तो 80 रहेगा क्योंकि टी पहले आ चुका है। 18 एंड देन 18 एंड 19, 20, 21, 22, 23 एंड 25 एंड नहीं 25 कैसे आ गया भाई? 24 आएगा ना, 24 एंड 25। आई पहले आ चुका है, आई की पोजीशन पहले हमने दे रखी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का मान तत्काल आने वाले स्वर में जोड़ने पर 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका एक तो आपका के आई है, एक तो यहाँ पर जो आपका व्यंजन है के तुरंत बाद आपका आई आया है, के आई है। तो के का यहाँ पोजीशन कितना है? तो आपने कहा के का पोजीशन है 2, के का पोजीशन है आपका 2 और आई का पोजीशन है 9। अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? तो के का 2 नहीं, के का 4 है, सॉरी के का 2 है और आई का 9 नहीं, आई का 4 है, आई का 4 है। तो ये कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, 11 नहीं हो रहा। के तुरंत बाद आपका आई आया है, के कितना है आपका 2 है और आई का 4 है, यहाँ पे ऐड करने पे 6 आ रहा है, 11 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा जरा चेक कर लो, शुरुआत में एच दिया है तो एच देखो कहाँ पर है भाई? तो आपने कहा एच जो है आपका के टी एच, एच के बाद देखो ए है, एच के बाद आपका ए है, एच के बाद आपका ए आया है। तो अगर हम बात करें तो एच का कितना है 14, ए का है आपका 15, ये 29 हो रहा है, इसलिए एच भी नहीं होगा। दो ऑप्शन देखो हमने तुरंत गलत कर दिए, एच भी नहीं होगा, के भी, दोनों को हमने चेक भी कर लिया। अब देखो एन दिया है, एन और आर, तो एन की जगह पहले बात कर लेते हैं। तो एन देखो कहाँ पे आया, एन के बाद ई आया है, एन के बाद ई आया है। तो आपने कहा क्या एन ई हो सकता है क्या? क्या एन ई हो सकता है? तो आपने कहा एन की पोजीशन है 6 और ई की पोजीशन है 7, दोनों को जोड़ने पे 13 आएगा, एन भी नहीं होगा। आर देखो, आर कहाँ पर है? आर के बाद आपका आई आया है। तो आपने कहा कि अगर हम आर आई की बात करते हैं, आर आई की बात करते हैं तो आर का वैसे पोजीशन 25 है, जो कि आपका 11 से पहले ही ज़्यादा है, और आई का 9 है, आई का कितना है 4 है, 9 नहीं, 9 तो उसका जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जब हम A to Z की बात करते हैं तब वहाँ पे 9 आपका आई का आता है। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो आपका आर भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है यहाँ पे, कोई भी ऐसा कंसोनेंट नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका इसी सीरीज पर डिपेंड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ए का मान निम्नलिखित में से किस युग्म के कुल मान के ठीक बराबर है? डीओ के, कि क्यूई के, कि एमएच के, कि आपका जो है, अब देखो ए बी सी डी ई में आंसर देना है कि ओनली ए सही होगा, कि ओनली बी सही होगा, कि ओनली सी सही होगा, कि बोथ ए और बी सही होंगे, कि नॉन ऑफ दीज होगा। तो यहां पे आपको बताना है कि जो ए का मान इस सीरीज में आया है वो किन दो अल्फाबेट के हम वैल्यूज को प्लस कर दें कि उतना ही आ जाए। जैसे अगर आप सीरीज की बात करें तो देखो यहां पे आपका दिया है एम, फिर आपका के, फिर है के, फिर क्या है आपका आई डी एन ई डबल टी, फिर है आपका क्यू ओ बी एफ, क्यू ओ बी एफ, एच ए, फिर आपका जी टी यू, एक्स डब्ल्यू एल एस आर एंड आई। ठीक है, अगर हम पोजीशन की बात करें यहां पे देखो तो ए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आपका लेना, चूंकि टी पहले आ चुका है लेकिन 18 यहाँ पे काउंट होगा। फिर आपका 19, फिर आपका 20 21 22 23 24 25 एंड 26, लेकिन आई पहले आ चुका है तो आई का हमें 26 लेना नहीं है। अब जरा आ जाओ कि अगर हम डी ओ को जोड़ते हैं तो क्या ए, अब ए का मान कितना है 15, अगर हम डी ओ को जोड़े तो क्या वो आपका जो है ए के मान के बराबर आ रहा है? क्या वो 15 के बराबर आ रहा है? तो आपने सबसे पहले लिया डी ओ जब आपने ले लिया तो डी ओ में डी की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू है 5 प्लस ओ की वैल्यू कितनी है? ओ देखो कहां पे आया है आपका, तो ओ आया है आपका यहाँ पे, क्यू के बाद ओ है तो ओ की वैल्यू है 11 प्लस 5 16 हो गया, जबकि ए की वैल्यू 15 है, तो पहला तो गलत है भाई। डी और ओ को जो ऐड करने पे आपका 16 आ रहा है, जबकि आप देख रहे हैं कि जो ए की वैल्यू कितनी है 15 है। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा ध्यान से चीजों को समझो। जो कोई देखो जो भी क्वेश्चन कहेगा पहले उसको ध्यान से हमें समझना चाहिए कि करना कैसे है। अब ये नहीं कि आपने आप 15 और एक ही आपने वैल्यू 16 दे दी, काउंटिंग में है आपका 16 पे ए, लेकिन हम उसकी वैल्यू एक ही बार लेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट पे तो आपका 16 में वो काउंट होगा, लेकिन उसकी वैल्यू आप एक बार लेंगे। इसलिए देखो यहाँ पे 16 है लेकिन ए की वैल्यू अभी आपकी 15 है। फिर आगे देखिए जरा क्या कह रहा है, क्यू ई, फिर है आपका क्यू ई, तो आपने कहा क्यू ई की अगर बात की जाए तो क्यू की पोजीशन कितनी है आपकी, तो क्यू की पोजीशन है आपकी 10 और ई की पोजीशन कितनी है, तो आपने कहा 7, दोनों को ऐड करने पे आपका 17 आ रहा है, तो आपका बी भी गलत है, आपका बी भी नहीं होगा। अब जरा आ जाओ एम एच पे, जरा बात करो एम और एच की। तो अगर हम बात यहाँ पे एम और एच की करते हैं तो एम कितना है आपका 1, एम है 1 और एच कितना है, तो आपने कहा एच है आपका कितना, एच हो जाएगा 14, 1 और 14 को ऐड करने में देखो 15 आ गया, 1 और 14 को ऐड करने में 15 आ गया, और इस अरेंजमेंट में 15 की पोजीशन कितनी है 15 है, ए की पोजीशन कितनी है 15 है, जो आपको ये अरेंजमेंट दिया गया यहाँ पे ए की पोजीशन कितनी है 15 है, और देखो यम और एच की पोजीशन को ऐड करने पे आपका 15 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एम एच जब हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली सी, केवल आपका सी सही है। केवल सी को, सी में जो अल्फाबेट दिए हैं यम और एच, उनको दोनों को आपस में ऐड करने पे आपका 15 आ रहा है, जो ए की पोजीशन के बराबर है, तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका जो है इसी सीरीज पे डिपेंड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ओ बी
इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, ओ बी के मानों का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो आपको ओ और बी के मानों का योग निकालना है, बताना किसके बराबर है, एन के बराबर है, के बराबर है, यू के बराबर है, एक्स के बराबर है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज में जो मानों का जो आपके मान है अल्फाबेट के वो कुछ ऐसे हैं। सीरीज दी गई है एम, फिर है के आई डी एन ई डबल टी, फिर आपका क्यू ओ बी एफ एच ए जी टी यू एक्स डब्ल्यू एल एस आर एंड आई, ठीक है। अगर हम बात करें पोजीशन की तो एम की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये आएगा आपका 17 पे, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ओके, अब जरा देखिए ओ बी की वैल्यू को हमको जोड़ देना है। तो आपने कहा कि यहां पर हमको किसको ऐड करना है, ओ बी को। ओ और बी की जो पोजीशन है उनको हमको आपस में ऐड कर देना है। तो ओ की पोजीशन कितनी है, ओ की है पोजीशन 11 और बी की कितनी है, ओ की है 11 और बी की है 12। ओ की है 11 और बी की है 12, दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 23, दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 23। और 23 किसकी पोजीशन है, 23 आपकी अरेंजमेंट में एल की पोजीशन है, ठीक है ना भाई। ओ और बी की पोजीशन को ऐड करने पे उनकी जो यहाँ पे न्यूमेरिकल पोजीशन है उसको ऐड करने पे आपका 23 आ रहा है। और 23 किसकी पोजीशन है, आपके एल की पोजीशन है। किसकी है, एल की है। तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एल आपका ABCD में नहीं दिया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, जिनके लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आप एक बार सही से समझ गए तो आपको क्वेश्चन को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। Which letter in the word CYBERNETICS occupies the same position as it does in the English alphabet? शब्द CYBERNETICS में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है? C है, E है, I है कि T है? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ पहले ये समझते हैं। देखिए इंग्लिश वर्णमाला के समान स्थान रखता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो उसका पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में है, जैसे ए की पोजीशन 1 पे है, भाई ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, तो अगर ए यहां पर कहीं भी आया है और अगर वो फर्स्ट नंबर पे यहां पर भी आ गया तो दोनों सेम नंबर पे आ जाएंगे। जैसे बी आपका 2 पोजीशन पे आपका अल्फाबेट में आता है, तो यहां पर भी बी को 2 नंबर पे आना चाहिए, सेकेंड पोजीशन पे आना चाहिए, तो फिर उसके समान वो स्थान रख लेगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो क्या अल्फाबेट दिए गए आपके CY, अल्फाबेट दिया गया TICS। अब जरा एक काम करिए, सबसे पहले इनकी जो है इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखिए। जैसे C की पोजीशन 3, Y की 25, B की 2, E की 5, R 18, N 14, E आपका 5, ठीक है ना, T आपका 20,
I आपका 9, C आपका 3 एंड S आपका 19। तो ये जो पोजीशन मैंने लिखी है इसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखी है, जो आपके अल्फाबेट में इनकी पोजीशन होती है। C आपका तीसरे नंबर पे आता है, Y 25 पे आता है, B 2 पे आता है। तो ये हमने इसकी अल्फाबेटिकल जो है क्या लिख दी, जो है यहाँ पे इसकी पोजीशन लिख दी। अब जरा जो आपका यहाँ पर दिया गया है, जो अल्फाबेट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए, इनमें पोजीशन जरा इसकी करिए से। C आपका फर्स्ट पे है, Y 2 पे है, B 3 पे है, E 4 पे, R 5 पे, N 6 पे, और यहाँ पे आपका ये 7 पे, ये आपका 8th नंबर पे, ये आपका 9th पे, ये आपका 10th पे, ये आपका 11th पे। ये जो हमने 1 2 3 4 लिखा है, यह इसके अकॉर्डिंग लिखा है जो आपका ये वर्ड दिया गया है। हमने जो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, ये पोजीशन किसके अकॉर्डिंग लिखा है इन अल्फाबेट की, जो अल्फाबेट इस आपके वर्ड में दिए गए हैं। जैसे C पहले नंबर पे है, Y दूसरे नंबर पे है, B तीसरे नंबर पे दिया गया है, और E चौथे नंबर पे दिया गया है, R 5वें नंबर पे दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो I की पोजीशन आपकी अभी भी वही है। देखो इसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन भी 9 होती है, और यहाँ पर भी इसकी पोजीशन 9 है, यहाँ पर भी इसकी पोजीशन 9 है। तो ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा आप कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसा हमने कर दिया। सबसे पहले हमने लिखा अल्फाबेटिकल पोजीशन, और फिर लिखी हमने जो नीचे उसके कि जो आपका ये वर्ड दिया गया है उसमें उस किस पोजीशन पे बैठा है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, I। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। If the first and the second letters of the word UNPRECEDENTED are interchanged with the last and the second last letters, and similarly the third and the fourth letters are interchanged with the third and the fourth letter from the last respectively, then what will be the seventh letter to the right of the third letter from the left। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो शब्द आपको दिया गया कि पहले और दूसरे अक्षर को अंतिम और दूसरे अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाता है, और इसी तरह तीसरे और चौथे अक्षरों को क्रमशः अंतिम से तीसरे और चौथे अक्षर से बदल दिया जाता है, तो क्या होगा बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर। ठीक है। C होगा, E होगा, P होगा, R होगा कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं होगा। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग हमें पहले इन अल्फाबेट्स की एक नई पोजीशन बनानी है, और फिर हमें आंसर देना है। जैसे यहां पे आपको जो ये वर्ड दिया गया इसमें जो आपके अल्फाबेट हैं कुछ ऐसे हैं। आपका U है, ठीक है ना, एंड आपका हो गया यहाँ पे D। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इनकी नंबरिंग करते हैं जिस क्रम में यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका 12, और ये है आपका D कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। तो अब क्या कह रहा है, देखो अब क्या इसने कहा कि शुरुआत के जो दो अक्षर हैं, ठीक है ना, फर्स्ट और जो सेकंड है, उनको किससे बदलना है, पहले और दूसरे अक्षर को अंतिम जो है दूसरे यदि शब्द जो है कि पहले और दूसरे अक्षर को अंतिम और दूसरे अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाए, तो पहले को अंतिम के साथ में दूसरे को दूसरे सेकंड लास्ट वर्ड के साथ बदल देना है। जैसे देखिए U कहा जाएगा तो U जाएगा D के स्थान पे, और D आएगा आपका U के स्थान पे। जो आपका N है वो N जाएगा आपका E के स्थान पे, और यहां पे आएगा आपका E। क्लियर। इसी प्रकार से थर्ड फोर्थ कहां जाएंगे, तो आपका थर्ड जाएगा जो है, थर्ड जाएगा किसके साथ में,
तो आपने कहा थर्ड जाएगा आपका 11th के साथ में, तो यहाँ पे आपका T आएगा, P जाएगा आपका 11 के स्थान पे, और N का यहाँ पे आ जाएगा आपका R, यहाँ पे आपका N आ जाएगा R की जगह। फिर आपका जो है यहाँ पे देखो NR हो गया, फिर आपका 5 और 9 चेंज होंगे, तो यहाँ पे फिर से E आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्योंकि दोनों में E है। फिर C बदलेगा D के साथ में, तो यहाँ पे D आएगा। यहाँ पे फिर से अब देखो E आपका क्या बच गया, 7, ये आपका सिंगल बच गया, तो उसको यहाँ पे रख दीजिए। फिर यहाँ पे C आएगा, फिर यहाँ पे E आएगा, C के बाद आपका क्या आ जाएगा, E आएगा, E के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, R आएगा, R के बाद फिर आपका P आएगा, P के बाद फिर आपका N आएगा, फिर आपका जो है N के बाद क्या आएगा, आपका U आएगा। ये आपका बनेगा, ठीक है ना, ये आपका नया जो है सीक्वेंस बन जाएगा अल्फाबेट का, ठीक है ना। ये देखिए नया सीक्वेंस बन जाएगा। फर्स्ट किससे बदला आपका, UD से, तो देखो UD से। E किससे बदला आपका N से, देखो EN से बदला। P किससे बदला आपका T से, देखो P किससे बदला आपका T से। फिर N किससे बदला आपका R किससे बदला N से, तो R किससे बदला आपका N से। फिर आपका E जो है E से E बदला, फिर आपका D से C बदला, और बीच में E चूंकि सिंगल बच गया चूंकि 13 लेटर है ना, तो D को आपने वहीं पे, E को आपने वहीं पे रख दिया। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताइए, तो आपको बताना है कि लेफ्ट से, मतलब अब देखो जब भी कोई अल्फाबेट आप लिखते हैं, जब कोई भी वर्ड आप लिखते हैं, जैसे हम अल्फाबेट की बात करते हैं, तो अल्फाबेट की स्टार्टिंग कहां से होती है, ए से। ए जहां पर लिखा होता है वो तो आपका लेफ्ट एंड, जहां पे जेड लिखा होता है वो तो आपका राइट एंड। तो यहां पर जहां से हमने वर्ड को लिखना स्टार्ट किया है ये है आपका लेफ्ट एंड, और जहां पे वर्ड खत्म है ये है आपका राइट एंड। क्लियर है। दूसरी बात, आपको टेबल याद है, लेफ्ट से लेफ्ट क्या होता है, तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस, लेफ्ट से राइट क्या होता है, तो लेफ्ट से राइट होता है प्लस, राइट राइट क्या होता है, तो राइट राइट होता है माइनस, और राइट लेफ्ट क्या होता है, तो राइट लेफ्ट होता है आपका प्लस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, देन व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है ना, बाएं से तीसरे अक्षर, तो बाएं से मतलब लेफ्ट, बाएं से मतलब लेफ्ट, ठीक है ना, बाएं से मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरे अक्षर के राइट में, ठीक है ना, लेफ्ट से तीसरे अक्षर के राइट में 7th लेटर क्या होगा। अब टेबल जरा याद करिए, क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस, लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा आपका, लेफ्ट का 10, ठीक है ना। जो शुरुआत में लेफ्ट राइट लिखा होता है वो लास्ट तक जाता है, तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, प्लस, जब प्लस हो जाएगा ये दोनों, तो यहाँ पे 3 और प्लस 7 को जो हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10। अब ये 10th लेटर आप कहां से काउंट करेंगे, लेफ्ट से। 10th लेटर आप कहां से काउंट करेंगे, लेफ्ट से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा आपका आर, क्योंकि लेफ्ट से आपका लेफ्ट कहां पे, जहां पे डी रखा है, और यहां से काउंट करने पे 10th नंबर पे कौन आएगा, आपका आर आएगा। क्लियर। आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से कर सकते थे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको यहां पर इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं पे कर लेते। भाई 10th चाहिए, 10th चाहिए, अब आप ये इसको तो आप क्लियर कर लीजिए भाई, ये आपको पता है तो आपने तुरंत क्लियर कर लिया कि लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमको लेफ्ट से 10th लेटर चाहिए। अब डायरेक्ट आप देख लो कि 10th किसके साथ में इंटरचेंज कर रहा है, जो 10th नंबर पे अल्फाबेट है वो किसके साथ में इंटरचेंज करेगा, अपने आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इफ इन द वर्ड DISTURBANCE the first letter is interchanged with the last letter, the second letter is interchanged with the 10th letter, and so on, which letter would come after T in the newly formed word? यदि शब्द में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाता है, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दिया जाता है, और इसी तरह आगे भी नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, आई आएगा, एन आएगा, एस आएगा, डी आएगा, कि आपका यू आएगा। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन करा वैसा कर दीजिए। जैसे यहां पे देखो क्या है, आपका वर्ड दिया गया है DISTURBANCE। अब देखो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं
ताकि अगर मैं नंबरिंग कर दूंगा तो मुझे इसको जो है इंटरचेंज करने में आसानी रहेगी। देखो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब क्या कह रहा है कि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, और आगे भी यही आपका चलता रहे। तो आपने कहा यहां पे जो आपका इंटरचेंज का पोजीशन है कुछ ऐसा आएगा, फर्स्ट लास्ट से, तो यहां पे आपका ई आएगा, यहां पे आपका ई आएगा, डी सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका सी आएगा आई की जगह, फिर आएगा आपका एन किसकी जगह, एस की जगह, फिर ए आएगा आपका टी की जगह, फिर आपका बी आएगा यू की जगह, फिर आर यहां पे आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर आपका बी की जगह ये क्या आएगा, यू आएगा, फिर आपका ए की जगह टी आएगा, फिर आपका एस आएगा जो है एन की जगह, सी की जगह आपका आई आएगा, और सबसे लास्ट में आपका ई की जगह डी आएगा। तो ये आपका नया जो है फॉर्मेशन हो जाएगा इस दिए गए वर्ड में अल्फाबेट्स का। तो उसने कहा तो बताइए इस नए फॉर्मेशन में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, इस नए फॉर्मेशन में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। आपने कहा बहुत सिंपल सी बात, टी के बाद आपका एस आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपके अल्फाबेट में आते हैं, जैसी कंडीशन जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाइए, अपने आप आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्लीनिंग, ईच ऑफ विच हैज 2 लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज आल्सो इन द अल्फाबेट। शब्द क्लियरिंग में, क्लियरिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में और साथ ही वर्णमाला में भी 2 अक्षर हैं। तो आपको बताना कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। तो आपका दिया क्लियरिंग दिया हुआ है CLEARING, ओके ING। अब यहां पे अगर देखो हम बात करते हैं तो यहां पे अगर देखें तो सी की पोजीशन अल्फाबेट में जो होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी की पोजीशन 3, एल की पोजीशन 12, ई की पोजीशन 5, ए की 1, आर का आपका 18, आई का 9, एन 14 एंड जी आपका 7। तो यहां पे हमें पेयर की बात करना है, यहां पे हमको बताना है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में और साथ ही वर्णमाला में भी 2 अक्षर हैं। जैसे क्या सी और ई का हम पेयर बना सकते हैं, आपने कहा नहीं, क्योंकि सी और ई के बीच में एक आपका जो होता है यहाँ पे 2 अल्फाबेट चाहिए, सी और ई के बीच में आपका एक ही अल्फाबेट होता है डी। यहाँ पे क्या 2 अक्षर हैं, कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में और साथ ही वर्णमाला में भी 2 अक्षर हैं। जैसे आपने कहा सी और ई का एक पेयर तो बन सकता है, लेकिन सी और ई में जो वर्णमाला में भी एक अक्षर होता है यहां भी एक है, और हमको चाहिए 2, तो सी और ई का पेयर तो नहीं बनेगा। अब जरा बात कर लो, क्या यल और ए का तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इनके बीच तो काफी डिफरेंस होता है। ई और आर के बीच भी नहीं बन सकता, क्योंकि इनके बीच भी काफी डिफरेंस है। ए और आई के बीच भी काफी डिफरेंस होता है, आई और जी के बीच भी काफी बड़ा डिफरेंस है, यन और आर के बीच भी काफी डिफरेंस है। अगर हम जो है 7 और 9 की बात करें, 7 और 9 की बात करें तो यहाँ पे एक ही अल्फाबेट होता है 7, 8, 9 GHI, जबकि हमको 2 अल्फाबेट चाहिए, हमको 2 अल्फाबेट चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर नहीं है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, नील है। कोई भी ऐसे यहाँ पे पेयर नहीं जिनके बीच यहाँ पर भी 2 अक्षर हैं और आपके अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है A to Z वहां पर भी 2 अक्षर। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे आप A है तो A के बाद आपका B C, अब अगर यहाँ पे D दिया होता, यहां पर भी D दिया होता, जैसे यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे D दिया है, तो आप A और D का एक पेयर बना देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, नील आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The position of how many letters in the word WONDERFUL will remain unchanged when the letters with the word are arranged alphabetically? शब्द वंडरफुल में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी जब शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है ऑप्शन में जो है लिखना टाइपिंग करना भूल गए हैं।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड नन ऑफ दीज, ठीक है ना। 0 1 2 3 आपको बताना कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे यहाँ पे, कब, जब इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाया था। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, A to Z आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है और उसी ऑर्डर में आपको इस दिए गए वर्ड के अल्फाबेट्स को लगाना है। जैसे वर्ड दिया गया आपका वंडरफुल दिया गया है, वंडरफुल, ठीक है ना, DERFUL। इन शब्दों को जरा आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जरा लगाइए। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है आपका A से Z। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, A to Z होता है। सबसे पहले A आएगा, सबसे लास्ट में Z आएगा। तो अगर इन वर्डों की हम बात करें तो सबसे पहले इनमें कौन सा वर्ड आएगा, तो सबसे पहले इसमें D आएगा, ठीक है ना। D के बाद फिर क्या आएगा आपका E आएगा, E के बाद फिर क्या आएगा तो आपका F आएगा। देखिए F के बाद फिर क्या आएगा जरा देखिए, तो F के बाद अब आपका L आएगा, L के बाद फिर आपका N आएगा, N के बाद फिर आपका क्या आएगा तो आपने कहा O आएगा, O के बाद फिर क्या आएगा आपका R आएगा, R के बाद आपका क्या आएगा तो आपने कहा U आएगा, सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा W आएगा, सबसे लास्ट में आपका W आएगा। तो ये इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। तो देखो जो हमने इन वर्ड, जो आपके इस वर्ड में जो ये अल्फाबेट दिए गए थे, इनको जब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया तो आपका जो U है, आपका जो अल्फाबेट U है अभी भी वो वहीं पर है जहां पर वो पहले पे था, जहां पर वो पहले से था अभी भी वो वहीं पर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक आपका जो है अल्फाबेट ऐसा है जिसका स्थान अनचेंज रहेगा, वो है U, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का कंटेंट अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।